क्लीवेज के डेफिनेशन के बारे में मैंने आपको बताया। क्लीवेज और माइटोसिस में क्या क्या अंतर हो सकते हैं इस पर मैंने चर्चा की। विदलन के तल कौन कौन से हैं और विदलन के तल का निर्धारण किसके द्वारा होता है। अब इसके बाद में क्लीवेज का जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है वो विदलन के प्रकार और पैटर्न, टाइप्स ऑफ क्लीवेज। सबसे पहले मैं टाइप्स ऑफ क्लीवेज डिस्कस करूंगा। विदलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्लीवेज। विदलन के जो प्रकार हैं उनको दो मेन बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली जो बेसिस है ये है योग की मात्रा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग। सेकेंड जो बेसिस है वो पोटेंसी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंसी। तो विदलन के जो प्रकार है उनको दो बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, योग की मात्रा के आधार पर और पोटेंसी के आधार पर। योग की मात्रा के आधार पर क्लीवेज मुख्यतया दो प्रकार का होता है। एक तो होलोब्लास्टिक या पूर्णभंजी, सेकेंड टाइप इसमें मीरोब्लास्टिक या अंशभंजी। होलोब्लास्टिक के अंदर जाइगोट एनिमल पोल से वेस्टर्न पोल की तरफ पूरा डिवाइड होता है, होलो मीन्स कंप्लीट। और मीरोब्लास्टिक में जाइगोट पूरा डिवाइड नहीं होता है, जाइगोट का एक पर्टिकुलर एरिया, विशेषकर एनिमल पोल का जो एरिया होता है वो डिवाइड होता है, इसलिए इसको अंशभंजी विदलन के नाम से जाना जाता है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज जो होता है ये भी दो टाइप का है। एक तो होलोब्लास्टिक इक्वल पूर्णभंजी समान, और सेकंड है होलोब्लास्टिक अनइक्वल पूर्णभंजी असमान। यहाँ पर इक्वल शब्द इसलिए दिया है कि इसमें बनने वाली जो ब्लास्टोमियर्स होती है वो एक समान आकार की होती है, उनकी शेप और साइज लगभग कांस्टेंट रहती है, लगभग इक्वल रहती है, इसलिए इस क्लीवेज को पूर्णभंजी और समान के नाम से जाना जाता है। जबकि होलोब्लास्टिक और अनइक्वल में बनने वाली कोशिकाएं छोटी बड़ी होती है, तो इसके अंदर माइक्रोमियर बनती है, मेगामियर्स बनती है, कुछ एनिमल्स में मेसोमियर्स भी बनती है। तो होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज जो होता है ये एम्फियोक्सस के अंदर पाया जाता है। इट इज प्रेजेंट इन एम्फियोक्सस। और होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज जो है ये एम्फीबिया के अंदर पाया जाता है। इट इज प्रेजेंट इन एम्फीबिया, जैसे बुको है, राना है, सैलामेंडर है, एमाइस्टोमा है। दूसरी तरफ अंशभंजी जो विदलन है ये भी दो प्रकार का है। एक तो मीरोब्लास्टिक सुपरफिशियल, मीरोब्लास्टिक सुपरफिशियल या सतही प्रकार का विदलन, और दूसरा होता है मीरोब्लास्टिक डिस्कोइडल या बिंबाप प्रकार का। मीरोब्लास्टिक सुपरफिशियल क्लीवेज कीटों के अंदर पाया जाता है। इट इज प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स। तो कीटों में होने वाला जो क्लीवेज है वो मीरोब्लास्टिक सुपरफिशियल प्रकार का है, जबकि डिस्कोइडल क्लीवेज ये पाया जाता है रेप्टाइल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर और प्रोटोथीरिया के अंदर। तो योग की कंटेंट की बेसिस पे, योग की अमाउंट की बेसिस पे विदलन दो प्रकार का हो गया, होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक में जाइगोट एनिमल पोल से वेस्टर्न पोल की तरफ पूरा डिवाइड होता है, मीरोब्लास्टिक में जाइगोट पूरा डिवाइड नहीं होता है, और जाइगोट का एक पर्टिकुलर एरिया जो होता है वो यहाँ पर डिवाइड होता है। पूर्णभंजी विदलन भी दो प्रकार का है, इक्वल टाइप जो कि एम्फियोक्सस में पाया जाता है और अनइक्वल टाइप एम्फीबिया में पाया जाता है। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज भी दो तरह का है, सुपरफिशियल और डिस्कोइडल। सुपरफिशियल क्लीवेज इंसेक्ट में पाया जाता है, जबकि डिस्कोइडल क्लीवेज बर्ड्स में पाया जाता है। अब ये क्लीवेज कैसे होते हैं, जाइगोट कैसे डिवाइड होता है, इनकी सीक्वेंस कैसे होती है, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा। सबसे पहला जो एग्जांपल है होलोब्लास्टिक और इक्वल क्लीवेज। ये क्लीवेज एम्फियोक्सस में पाया जाता है। सपोज ये एम्फियोक्सस का जाइगोट
मेडियोनल प्रकार का होता है, लेकिन पहले क्लीवेज के परपेंडिकुलर होता है। तीसरा क्लीवेज इक्वेटोरियल प्रकार का होता है। दिस इज फर्स्ट क्लीवेज, दिस इज सेकंड क्लीवेज, दिस इज थर्ड क्लीवेज। चौथा क्लीवेज मेडियोनल होता है और सिंक्रोनस प्रकार का होता है। यहाँ पर सिंक्रोनस क्या है कि जितनी भी सेल्स होती है वो एक साइड राइट होती है। दिस इज फर्स्ट क्लीवेज, दिस इज सेकंड क्लीवेज, दिस इज थर्ड क्लीवेज। अब चौथे क्लीवेज के दो पार्ट एक साथ कर रहे हैं। ये भी चौथा क्लीवेज है, ये भी चौथा क्लीवेज है। पांचवा क्लीवेज लैटिट्यूडिनल प्रकार का होगा। दिस इज फर्स्ट क्लीवेज रेडियोनल, सेकंड क्लीवेज मेडियोनल, फर्स्ट का परपेंडिकुलर, थर्ड क्लीवेज इक्वेटोरियल, फोर्थ क्लीवेज मेडियोनल और सिंक्रोनस प्रकार का। अब पांचवा जो क्लीवेज है इसकी दो पार्ट एक साथ करेगी, एक पार्ट एनुअल पोल की तरफ, एक पार्ट वेस्टर्न पोल की तरफ। अब ये 32 कोशिकाओं की प्रावस्था है और 32 कोशिकाएं 4 पंक्तियों में प्रेजेंट है। प्रत्येक पंक्ति में 8 सेल्स। ये फर्स्ट ईयर प्रथम पंक्ति, ये सेकंड ईयर द्वितीय पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, ये चौथी पंक्ति। और यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति में जो बनने वाली कोशिका है, हर कोशिका की आकार और आकृति एक समान है, इसलिए इस क्लीवेज को पूर्णभंजी और समान वितरण के नाम से जाना जाता है। और ये परिवर्तन की ठोस अवस्था होती है, इसको मोलुलर स्टेज के नाम से जाना जाता है। अब इसके आगे जो डिवीजन होंगे उसमें छठा क्लीवेज मेडियोनल होगा, सिंक्रोनस प्रकार का होगा। सातवां क्लीवेज फिर लैटिट्यूडिनल होगा, सिंक्रोनस प्रकार का होगा। तो लगभग 10-12 डिवीजन ये बारी बारी अल्टरनेट रूप से चलते रहते हैं। लेकिन 10-12 डिवीजन के बाद में फिर डिवीजन अब नॉर्मल हो जाते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं और ब्लास्टोमियर के बीच में छोटी छोटी खाली स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस है, वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाती है। इन इंटरसेलुलर स्पेस में कोशिकाओं का जो प्रोटोप्लाज्म जो होता है, फ्लूइड होता है, वो धीरे धीरे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। और जो इस इंटरसेलुलर स्पेस में तरल इकट्ठा होता है, इंटरसेलुलर स्पेस की साइज बढ़ती जाती है और फ्लूइड के कारण एक तरह का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण कोशिकाएं परिधि की तरफ विस्थापित होती जाती है और अंत में ये सॉलिड ब्लास्टुला स्टेज एक खोखली प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे ब्लास्टुला कहते हैं। तो एम्फियोक्सस का जो ब्लास्टुला होता है ये पूर्णतया खोखली गेंद के समान है। ये एम्फियोक्सस का ब्लास्टुला और इसमें जितनी भी सेल्स हैं वो इसकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, इसकी परिधि के अंदर प्रेजेंट है और पूरा जो ब्लास्टुला है ये खोखला है। तो ब्लास्टुला के अंदर जो कैविटी पाई जाती है इसको ब्लास्टोसील के नाम से जाना जाता है। अब चूंकि पूरा ब्लास्टुला एक खोखली गेंद के समान है, इसलिए इस ब्लास्टुला को होलो ब्लास्टुला के नाम से भी जाना जाता है। होलो मींस कंप्लीट। अब आप हर क्लीवेज पैटर्न में आप देखोगे कि अलग अलग ब्लास्टुला के टर्म्स हैं। तो आपके कोर्स में एक अलग से भी एक टॉपिक दिया हुआ है जिसमें टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला। तो ये पहला ब्लास्टुला की टाइप है, दैट इज होलोब्लास्टुला। तो ये होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज का सिस्टमेटिक फिगर है जो मैंने आपसे शेयर किया है। सेकंड जो टाइप है दैट इज होलोब्लास्टिक और अनइक्वल, पूर्णभंजी और असमान वितरण। पूर्णभंजी और असमान वितरण ये मेंढक के अंदर पाया जाता है, एम्फीबियंस में पाया जाता है। और एम्फीबिया में होने वाला
उसके अंदर जो जाइगोट में जो क्लीवेज का जो पैटर्न है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। अब चूंकि मेंढक के जो अंडे होते हैं वो टीलोलेसिकल प्रकार के होते हैं, उनमें एनिमल पोल पर साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन वेस्टर्न पोल पे योग भरा होता है, और योग भरा होने के कारण विंगन के अंदर धार आती है। तो ये मान लीजिए मेंढक का जाइगोट। अब इसके अंदर भी पहला क्लीवेज मेरिडियोनल प्रकार का होगा, सेकंड क्लीवेज मेरिडियोनल होगा, और पहले क्लीवेज का लंबवत होगा। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। अब यहां पर तीसरा क्लीवेज जो होता है ये इक्वेटोरियल नहीं होता है, इक्वेटोरियल नहीं होकर ये लैटिट्यूडिनल प्रकार का होगा। दिस इज फर्स्ट क्लीवेज मेरिडियोनल, सेकंड क्लीवेज मेरिडियोनल, फर्स्ट का परपेंडिकुलर, थर्ड क्लीवेज ये लैटिट्यूडिनल है। अब इस तीसरे क्लीवेज के बाद में आप देखिए एनिमल पोल में जो 4 सेल्स बनी है ये आकार में छोटी है, इन कोशिकाओं को माइक्रोमियल के नाम से जाना जाता है, जबकि वेस्टर्न पोल में जो सेल्स बनी है ये आकार में बड़ी है, और इन सेल्स को मेगामियल के नाम से जाना जाता है। चौथा क्लीवेज ये फिर मेरिडियोनल होगा और तुल्यकारी होगा, मेरिडियोनल एंड सिंक्रोनस। दिस इज फर्स्ट क्लीवेज, दिस इज सेकंड क्लीवेज, दिस इज थर्ड क्लीवेज। अब चौथा जो क्लीवेज होता है ये चौथा क्लीवेज एनिमल पोल पे तो हो जाएगा, लेकिन वेस्टर्न पोल पे नहीं होगा। इसका मेन कारण क्या है कि मेंढक के अंडे में एनिमल पोल पर साइटोप्लाज्म भरा रहता है, जबकि इसके वेस्टर्न पोल पे योग भरा रहता है, और योग जो होता है वो विग्लन के अंदर बाधा डालता है। तो यहाँ पर वेस्टर्न पोल डिवाइड तो होगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे डिवाइड होता है। तो डिवीजन के अंदर क्या होगा, इसमें टाइम लगता है। तो चौथा क्लीवेज एनिमल पोल पे तो हो गया, लेकिन वेस्टर्न पोल पे अभी ये नहीं हुआ है। अब पांचवा क्लीवेज जो होगा, पांचवें क्लीवेज के अंदर पहला क्लीवेज मेरिडियोनल, सेकंड क्लीवेज मेरिडियोनल, फर्स्ट का परपेंडिकुलर, थर्ड क्लीवेज लैटिट्यूडिनल। अब ये चौथा क्लीवेज एनिमल पोल पे तो पहले हो गया था, अब ये वेस्टर्न पोल पे कंप्लीट होगा। और चौथा क्लीवेज जब वेस्टर्न पोल पे कंप्लीट होता है उसमें एनिमल पोल पर पांचवा क्लीवेज हो जाता है, लेकिन वेस्टर्न पोल पर पांचवा क्लीवेज नहीं हुआ, इसलिए इसको मैं डॉट लाइन के रूप में दिखा रहा हूं। इस बात को मैं यूं भी कह सकता हूं कि एनिमल पोल पर विभाजन एक स्टेप हमेशा आगे रहेगा। जैसे एनिमल पोल पे पांचवा क्लीवेज यदि कंप्लीट हो रहा है, उसी समय वेस्टर्न पोल पर चौथा क्लीवेज कंप्लीट होता है। जब वेस्टर्न पोल पर पांचवा क्लीवेज कंप्लीट होता है, उसमें एनिमल पोल पर छठा क्लीवेज कंप्लीट हो जाता है, और एनिमल पोल पर वितरण एक स्टेप हमेशा आगे रहेगा। अभी इसके अंदर एक बाल्फोर का नियम होता है कि वितरण की दर जो होती है, रेट ऑफ क्लीवेज, वो योग की मात्रा के विलोमानुपाती होती है। रेट ऑफ क्लीवेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ योग। अब चूंकि मेंढक के अंडे में वेस्टर्न पोल पे योग भरा हुआ है, और योग डिवीजन के अंदर हिंड्रेंस डेवलप करता है, डिवीजन के अंदर ऑब्स्टेकल पैदा करता है, इसलिए एनिमल पोल पे डिवीजन की दर फास्ट होगी, इसलिए यहाँ पर कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा होगी, लेकिन कोशिकाओं का आकार छोटा होगा। जबकि वेस्टर्न पोल पर कोशिकाओं की संख्या कम होगी, लेकिन कोशिकाओं का आकार बड़ा होगा। इसलिए एनिमल पोल पे बनने वाली जो कोशिकाएं होती है उनको माइक्रोमियर के नाम से जाना जाता है, जबकि वेस्टर्न पोल पे बनने वाली कोशिकाओं को मेगामियर के नाम से जाना जाता है। अब ये परिवर्तन की मोरुला अवस्था है, दिस इज द मोरुला फेज। अब ये डिवीजन 10-12 डिवीजन अल्टरनेट चलते हैं।
उसके बाद में डिवीजन फिर इरेगुलर हो जाते हैं, कोशिकाओं के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। इस इंटरसेलुलर स्पेस में फ्लूइड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है और जो फ्लूइड इकट्ठा होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण कोशिकाएं परिधि की तरफ विस्थापित होती है। लेकिन मेंढक के अंडे में वेस्टर्न पोल भी जो भरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो ब्लास्टोसील बनेगी वो पूरे में नहीं बनती है, आधे भाग में बनती है। इसलिए इस प्लास्टुला को एम्फीप्लास्टुला के नाम से जाना जाता है। तो पहले वाले केस में एम्फियोक्सस में आपने देखा कि पूरा एम्फियोक्सस का प्लास्टुला खोखला था और उसको होलो प्लास्टुला का नाम दिया था। लेकिन मेंढक का जो प्लास्टुला होता है, इसके केवल आधे भाग में ब्लास्टोसील कैविटी पाई जाती है, आधा भाग इसका सोमेट है और आधे भाग में जब ब्लास्टोसील होती है तो इस तरह की प्लास्टुला को एम्फीप्लास्टुला के नाम से जाना जाता है। तो ये सेकंड टाइप का प्लास्टुला आ गया है। एम्फियोक्सस में होलोप्लास्टुला, मेंढक के केस में एम्फीप्लास्टुला। तो होलोप्लास्टिक क्लीवेज है वो दो टाइप का होता है, होलोप्लास्टिक इक्वल जो कि एम्फियोक्सस में होता है और होलोप्लास्टिक अनइक्वल जो कि एम्फीबियंस में मेंढक के केस में होता है। अब इसकी जो सेकंड टाइप है मीरोप्लास्टिक क्लीवेज, मीरो का मतलब असमंजी, इसमें पूरा जाइगोट डिवाइड नहीं होता है, पूरा अंडा डिवाइड नहीं होता है, अंडे का एक पर्टिकुलर एरिया जो होता है वो डिवाइड होता है। तो क्लीवेज की जो सेकंड टाइप दैट इज मीरोप्लास्टिक, ये मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले मीरोप्लास्टिक सुपरफिशियल क्लीवेज जो कि इंसेक्ट के अंदर, कीटों के अंदर पाई जाता है और कीटों के जो अंडे होते हैं वो सेंट्रोलेसिकल प्रकार के होते हैं। क्लीवेज का पहला टाइप है होलोप्लास्टिक और इक्वल जो कि एम्फियोक्सस में पाया जाता है और इसके अंदर होलोप्लास्टुला का निर्माण होता है। दूसरा होलोप्लास्टिक अनइक्वल जिसके अंदर एम्फीप्लास्टुला का निर्माण होता है और ये एम्फीबिया के अंदर पाया जाता है। अब इसकी जो सेकंड टाइप है दैट इज मीरोप्लास्टिक। मीरोप्लास्टिक जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर पूरा जाइगोट डिवाइड नहीं होता है, जाइगोट का एक थोड़ा सा एरिया, पर्टिकुलर एरिया है वो डिवाइड होता है, इसलिए इसको अंशभंजी विलनर के नाम से जाना जाता है। ये विलनर भी दो टाइप का है, एक तो मीरोप्लास्टिक डिस्कॉइडल जो कि रेप्टाइल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर, प्रोटोथेरियंस स्तनधारियों के अंदर पाया जाता है और मीरोप्लास्टिक सुपरफिशियल जो कि कीटों के अंदर पाया जाता है। तो सबसे पहले मीरोप्लास्टिक और सुपरफिशियल क्लीवेज में डिस्कस करूंगा। सपोज इंसेक्ट का अंडा है, इंसेक्ट के अंडे जो होते हैं वो सेंट्रोलेसिकल प्रकार के होते हैं क्योंकि इसके केंद्रीय भाग में योग भरा रहता है और योग के चारों ओर साइटोप्लाज्म होता है। इंसेक्ट के जो अंडे होते हैं वो इसकी आउटर सरफेस से उत्तल प्रकार की होती है, कॉन्वेक्स प्रकार की, और भीतरी सतह अवतल प्रकार की होती है। इस अवतल गड्ढे को हाइलम के नाम से जाना जाता है। ये इसका आउटर सरफेस, इनर सरफेस है, ये इसका न्यूक्लियस। अब इंसेक्ट में जब पहला क्लीवेज होता है तो इसमें विलनर के कोई तल नहीं होता है। जिस तरह मेंढक में, एम्फियोक्सस में आपने देखा मीडियोनल प्लेन है, लैटिट्यूडिनल प्लेन है, इक्वेटोरियल प्लेन है। इंसेक्ट के केस में इस तरह के कोई प्लेन नहीं होता है, केवल केंद्र के इसमें डिवाइड होता है और पहला क्लीवेज जब होगा तो 1 से 2 केंद्र बन जाएगा। सेकंड जब डिवीजन होगा तो इसमें 2 से 4 केंद्र बन जाएंगे, 1 2 3 4। तीसरा जब क्लीवेज होगा तो इसमें 4 से 8 केंद्र बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट क्लीवेज होगा तो इसके अंदर 16 केंद्र बन जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
इस तरह ये डिवीजन इसमें लगातार चलता रहता है, लेकिन यहाँ पर कोशिकाएं नहीं बनी है, ये विशेष बात है। अब ये स्टेज बहुकोशिकीय नहीं है, ये बहुकेंद्रक की प्रावस्था है। अब क्या होगा, इसमें से कुछ केंद्रक, जितने भी न्यूक्लियस बने हैं, इसमें से कुछ न्यूक्लियस परिधि की तरफ माइग्रेट करके चले जाते हैं। सारे केंद्रक नहीं जाएंगे, कुछ न्यूक्लियस परिधि की तरफ माइग्रेट करके चले जाते हैं, और जो केंद्रक परिधि की तरफ माइग्रेट करके जा रहे हैं, प्रवास करके जा रहे हैं, ये केंद्रक ऊर्जक के नाम से या अनर्गीट के नाम से जाने जाते हैं। तो जो केंद्रक परिधि की तरफ प्रवास करके चले गए, वो केंद्रक ऊर्जक या एनर्गीट के नाम से जाने जाएंगे, और जो केंद्रक बीच में रह गए, सेंटर में रह गए, जो माइग्रेट करके नहीं गए हैं, ये केंद्रक प्राइमरी मीडियल इफेक्ट के नाम से जाने जाते हैं। प्राइमरी मीडियल इफेक्ट के नाम से जाने जाते हैं। अब परिधि में जो एनर्गीट्स हैं, उन एनर्गीट्स में लगातार मल्टीप्लिकेशन चलता रहता है, और परिधि में इन एनर्गीट्स केंद्रकों की संख्या हजारों तक पहुंच जाती है। तो इस डायगोन के सेंटर में प्राइमरी मीडियल इफेक्ट न्यूक्लियस है, वो पड़े रहेंगे, और इसकी परिधि के अंदर एनर्गीट जो होते हैं, इनकी संख्या निरंतर बढ़ती जाती है। लेकिन अभी भी इसमें कोशिका का निर्माण नहीं हुआ, अभी भी ये मल्टीन्यूक्लियट कंडीशंस है, और प्राणियों में जब मल्टीन्यूक्लियट कंडीशंस होती है, तो उसके लिए एक शब्द यूज होता है सिंसिशियल। जबकि प्राणियों पौधों में यदि भूकेंद्र की प्रावस्था हो, तो उसके लिए शब्द यूज होता है सिनोसिस। तो ये यहाँ पर सिंसिशियल स्टेज है, मल्टीन्यूक्लियट स्टेज है। अब आप इसमें देखो परिधि की तरफ एनर्गीट्स की संख्या काफी बढ़ गई है, और जाइगोट के सेंटर में प्राइमरी मीडियल इफेक्ट कोशिका है, वो पड़ी हुई है। अब क्या होगा, इसमें से कुछ केंद्रक वापिस सेंटर की तरफ माइग्रेट करता है, कुछ केंद्रक वापिस सेंटर की तरफ माइग्रेट करते हैं। तो जो न्यूक्लियस सेंटर की तरफ माइग्रेट करते हैं, ये कहलाते हैं सेकेंडरी मीडियल इफेक्ट। सेकेंडरी मीडियल इफेक्ट। अब इसे आप देख लो, तीन तरह के केंद्रक यहाँ पर डेवलप हो गए। परिधि में जो रेड कलर से मैंने दिखाए हैं, ये एनर्गीट्स है। सेंटर में जो व्हाइट कलर में जो न्यूक्लियस है, वो प्राइमरी मीडियल इफेक्ट है, और परिधि से माइग्रेट करके जो आ रहे हैं येलो कलर में जो दिखाए, ये सेकेंडरी मीडियल इफेक्ट है। अब इसमें तीन तरह के केंद्रक है, प्राइमरी मीडियल इफेक्ट, सेकेंडरी मीडियल इफेक्ट और एनर्गीट्स। और अभी भी ये मल्टीन्यूक्लियट स्टेज है, इसमें कोशिकाएं बनी नहीं है। अब क्या होगा, परिधि में जो केंद्रक है, इन केंद्रक के बीच की प्लाज्मा झिल्ली के अंदर इन्वेजिनेशन होता है। एनर्गीट्स के बीच में जो प्लाज्मा झिल्ली है, इसके अंदर इन्वेजिनेशन होता है, और जो जो इन्वेजिनेशन होगा, इसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट, छोटे छोटे औसतक, छोटे छोटे सेल्स हो जाती है, और इन कंपार्टमेंट्स में एक एक केंद्रक जो होता है वो समाहित हो जाता है। और इसके बाद में इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर डेवलप होती है। ये जैसे इन्वेजिनेशन, ये इन्वेजिनेशन, ये इन्वेजिनेशन, ये इन्वेजिनेशन। अब इन कंपार्टमेंट्स के अंदर एक एक केंद्रक जो होता है वो कनेक्ट है। ये कंपार्टमेंट कोशिकाओं के निर्माण की तैयारी है। अब अंतर्वलन के द्वारा जो ये सेप्टम बना है, ये सेप्टम आपस में फ्यूज हो जाएंगे, और प्रत्येक केंद्रक चारों ओर से प्लाज्मा झिल्ली में घिर जाता है, और प्रत्येक केंद्रक एक कोशिका में कन्वर्ट हो जाता है। तो परिधि में जितने भी एनर्गीट्स केंद्रक जो थे, ये सभी केंद्रक अब कोशिकाओं के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो परिधि के अंदर इस तरह की स्थिति रहती है। परिधि में जितने भी केंद्रक थे, वो सारे केंद्रक कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अंडे के सेंटर में दो तरह के केंद्रक प्रेजेंट हैं, व्हाइट कलर में प्राइमरी मीडियल इफेक्ट, और येलो कलर में सेकेंडरी मीडियल इफेक्ट। लेकिन जाइगोट के सेंटर में जो केंद्रक है, ये कोशिकाओं में कन्वर्ट नहीं होता। इनका आगे चलकर ऑक्सीडेशन होता है, ये एनर्जी प्रोडक्शन में भाग लेते हैं, योग के फैगोसाइटोसिस में भाग लेते हैं, इसलिए तो मीडियल इफेक्ट का नाम दिया है। अब ये अवस्था
बहुकेंद्रीय भी है और बहुकोशिकीय भी है, क्योंकि अंडे का जो परिधि वाला भाग है वो कोशिकाओं में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अंडे का जो सेंटर वाला जो पार्ट है वो अभी भी बहुकेंद्रीय है। अब ये जो ब्लास्टुला है इसको पेरिब्लास्टुला के नाम से जाना जाता है। तो ये तीसरी टाइप का ब्लास्टुला यहाँ पर आप देख रहे हो। एफियोक्सस के केस में आपने होलोब्लास्टुला देखा या सीलोब्लास्टुला देखा, एफिबिया के केस में आपने एफिब्लास्टुला देखा और इंसेक्ट के केस में आपने पेरिब्लास्टुला देखा। पेरी का मतलब पेरिफेरी, परिधि में, क्योंकि इसमें जितनी भी सेल्स हैं, जितना भी फैट में है वो सारा इसके पेरिफेरी में प्रेजेंट है। अब ये जो ब्लास्टुला है इसका वेस्टर्न कोर का जो पार्ट होता है ये जल बैंड के नाम से जाना जाता है, जबकि रिमेनिंग पार्ट जो होता है ये ब्लास्टोडर्म के नाम से जाना जाता है। अब आगे चलकर ये जर्म बैंड भ्रूण में कन्वर्ट होगा और ब्लास्टोडर्म जो होती है इससे भ्रूणीय झिल्लियां बनती है, फीटल मेम्ब्रेन्स बनती है। तो ये इंसेक्ट में होने वाला क्लीवेज, पहले क्लीवेज में 2 केंद्र, सेकेंड क्लीवेज 4 केंद्र, तीसरे क्लीवेज में 8 केंद्र, चौथे क्लीवेज में 16 केंद्र और ये केंद्र बार बार डिवाइड होते रहेंगे। इनमें से कुछ केंद्र परिधि की तरफ माइग्रेट करके चले जाते हैं जिनको अनरगेट के नाम से जाना जाता है, और जो केंद्र सेंटर में रहेंगे उनको प्राइमरी बीटल ऑफ एग के नाम से जाना जाता है। परिधि में जो अनरगेट्स हैं वो बार बार मल्टीप्लाई होते रहते हैं और बहुकेंद्र की प्रावस्था जो होती है वो डेवलप हो जाती है। अब अनरगेट्स के बीच में प्लाज्मा झिल्ली के अंदर इमेजिनेशन होगा जिससे छोटे छोटे चैम्बर्स बनेंगे, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बनेंगे और प्रत्येक कंपार्टमेंट में एक केंद्र जो होता है वो पौष्टिक होता है। ये कंपार्टमेंट आगे चलकर कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस ब्लास्टुला का वेस्टर्न कोर का जो पार्ट है वो जर्म बैंड में कन्वर्ट होगा और रिमेनिंग पार्ट ब्लास्टोडर्म में कन्वर्ट होगा। आगे चलकर जर्म बैंड से भ्रूण का निर्माण होता है और ब्लास्टोडर्म से भ्रूणीय झिल्लियां होती है। तो वीरोब्लास्टिक क्लीवेज का ये पहले जो टाइप है वीरोब्लास्टिक सुपरफिशियल क्लीवेज। इसके सेकेंड जो टाइप है वीरोब्लास्टिक डिस्कॉइडल क्लीवेज, और वीरोब्लास्टिक डिस्कॉइडल क्लीवेज जो होता है ये पॉलीडेसिकल अंडों में पाया जाता है। पॉलीडेसिकल अंडे बैक्टीरिया में, बर्ड्स में और प्रोटोफिजियन जो स्तनधारी है उनके अंदर पाया जाता है। यहाँ पर मैं मुर्गी के अंडे का एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करूंगा और मुर्गी के पूरे अंडे के अंदर डेवलपमेंट नहीं होता है और उनके एनिमल कोर में जो डिस्क के समान जो रचना है जिसको ब्लास्टोडिस्क होता है, पूरा परिवर्तन इस ब्लास्टोडिस्क में होता है। सपोज दिस इज ब्लास्टोडिस्क, यहाँ पर पहला क्लीवेज मीडियोनल है, सेकेंड क्लीवेज मीडियोनल है और पहले का लंबवत है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। तीसरा क्लीवेज वर्टिकल होता है और पहले क्लीवेज के पैरेलल होता है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड क्लीवेज। चौथा क्लीवेज एक सर्किल के रूप में होता है, परिवृत्त के रूप में होता है। This is first cleavage, this is second cleavage, this is third cleavage। अब
चौथा जो विद्युत है ये एक सर्किल के रूप में होता है, और सर्किल के रूप में होने वाले डिवीजन को सर्कमफ्रेंशियल क्लीवेज के नाम से या परिव्रत विदलन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर आप देखो सेंटर में जो सेल्स हैं ये आकार में छोटी, परिधि में जो सेल्स हैं ये आकार में बड़ी, लेकिन यहाँ पर छोटी सेल्स को माइक्रोमियर नहीं बोलेंगे और बड़ी सेल को मेगामियर नहीं बोलेंगे। जिस तरह मेंढक के केस में छोटी कोशिकाओं को माइक्रोमियर का नाम दिया, बड़ी कोशिकाओं को मेगामियर का नाम दिया, लेकिन यहाँ पर छोटे आकार की जो सेल्स है इसको केंद्रीय कोशिकाओं के नाम से या सेंट्रल सेल के नाम से जाना जाता है, और परिधि में जो बड़े आकार की सेल्स है इसको मार्जिनल सेल या पेरिफेरल सेल या सीमांतीय कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। अब ये डिवीजन बारी बारी चलते रहेंगे, मीडियोनल होगा, फिर सर्कमफ्रेंशियल होगा, फिर मीडियोनल होगा, फिर सर्कमफ्रेंशियल होगा। अब इस स्टेज का यदि वर्टिकल सेक्शन अपन काटे तो वर्टिकल सेक्शन में इस तरह की स्थिति दिखाई देती है। परिधि में बड़े आकार की सेल्स है जिसको मार्जिनल सेल या पेरिफेरल सेल्स, और सेंटर में जो सेल्स है ये आकार में छोटी है, इसको सेंट्रल सेल्स का नाम दिया है। तो इस ब्लास्टोसिस्ट में दो तरह की सेल्स इसमें प्रेजेंट है, सेंटर में केंद्रीय कोशिकाएं या सेंट्रल सेल, और परिधि के अंदर मार्जिनल सेल या पेरिफेरल सेल्स। अब इसमें जो सेंट्रल सेल है इसके नीचे एक खाली स्पेस जो होता है वो डेवलप होता है, एक हॉलो स्पेस, और हॉलो स्पेस जब डेवलप होता है तो ब्लास्टोसिस्ट का सेंटर वाला जो पार्ट है ये देखने में पारदर्शी दिखाई देगा, और परिधि वाला जो पार्ट है वो अपारदर्शी दिखाई देगा। इसलिए ब्लास्टोसिस्ट का सेंटर वाला जो पोर्शन जो कि पारदर्शी है इसको एरिया पेलोसिडा के नाम से जाना जाता है। दिस इज एरिया पेलोसिडा, और परिधि का जो अपारदर्शी भाग है इसको एरिया ओपेका, ओपेका मींस ओपेक, पारदर्शी या अपारदर्शी। तो सेंटर का पार्ट पारदर्शी है, एरिया पेलोसिडा, और परिधि वाला जो पार्ट है ये पारदर्शी है, इसको एरिया ओपेका बोलते हैं। अब ये जो सेंट्रल सेल है इसके नीचे की जो कैविटी है, खाली स्पेस है, इसको प्राइमरी ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जाना जाता है। इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी ब्लास्टोसिस्ट। अब क्या होगा इसमें, अभी इसमें सेल्स बनी नहीं है, सेल ऊपर से दिखने में तो दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअल में सेल का जो भीतरी पार्ट है वो योग के कॉन्टैक्ट में, और ये कोशिकाएं उसी तरह है जिस तरह आप गिलास को उल्टा करके पानी के ऊपर आप रख दो, तो गिलास को उल्टा ऊपर से देखते हैं तो वो कोशिका के रूप में दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में इन कोशिकाओं का भीतरी जो भाग है वहाँ पर अभी प्लाज्मा झिल्ली बनी नहीं है। अब क्या होगा, इन सेल्स के अंदर हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता है, ये सभी सेल क्षैतिज रूप से डिवाइड होती है, ये डिवाइड हॉरिजॉन्टली, और हॉरिजॉन्टली जब ये डिवाइड होती है तो यहाँ पर कोशिकाओं की दो लेयर्स बन जाती है। अब इसमें ऊपर वाली लेयर जो लेयर है इसको एपिब्लास्ट बोलेंगे, और नीचे वाली जो लेयर है इसको हाइपोब्लास्ट। यहाँ पर एक्टोडर्म एंडोडर्म शब्द अभी काम में नहीं किया है। ऊपर वाली लेयर एपिब्लास्ट, नीचे वाली लेयर हाइपोब्लास्ट। अब हालांकि आगे चलकर ये हाइपोब्लास्ट एंडोडर्म में परिवर्तित हो जाएगी और एपिब्लास्ट आगे चलकर एक्टोडर्म में परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाली जो एपिब्लास्ट है इसके अंदर एक्टोडर्म की सभी कोशिकाएं हैं, इसके अंदर 10% एंडोडर्म की सेल्स भी हैं, इसमें सारी मेसोडर्म की सेल्स भी हैं, नोटोकॉट की सेल्स भी हैं। इसलिए ये भी कहा जाता है कि पक्षियों में जो फैट मैप होता है, भविष्य आरेख जो होता है वो इसके एपिब्लास्ट में पाया जाता है। अब ये एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, जिस तरह
फलका जैसे फूलता है, पूड़ी जैसे फूलती है कढ़ाई के अंदर तलते ही, 2 लेयर्स बन जाती है। उस तरह ये एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट लेयर ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगी और इन लेयर से सेपरेट होने की जो परिघटना है इसको कहते हैं डिलैमिनेशन। जैसे आप किसी कागज में प्लास्टिक की शीट से धागे हो, लैमिनेशन है। इस लैमिनेशन को कई बार उखाड़ना ही पड़ता है, वो डिलैमिनेशन है। तो ये दोनों लेयर एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है। ये ऊपर वाली लेयर एपिब्लास्ट के नाम से और नीचे वाली लेयर हाइपोब्लास्ट के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ पर एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में जो कैविटी बनी, इस कैविटी को सेकेंडरी ब्लास्टोसिल के नाम से जाना जाता है। तो इसके नीचे प्राइमरी ब्लास्टोसिल, ये सेकेंडरी ब्लास्टोसिल। तो ये कीटों में जो ब्लास्टुला डेवलप हो रहा है, इस ब्लास्टुला को डिस्कोब्लास्टुला के नाम से जाना जाता है। और अब तक 4 टाइप के ब्लास्टुला आपसे मैं शेयर कर चुका हूँ। एम्फियोक्सस के अंदर होलोब्लास्टुला या सीलोब्लास्टुला, मेंढक के केस में एम्फीब्लास्टुला, कीटों के केस में पेरीब्लास्टुला और पक्षियों के केस में डिस्कोब्लास्टुला। तो ये 4 ब्लास्टुला अब तक आ चुके हैं और ये मेन टाइप्स हैं योग की बेसिस पे और द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग।